उसको हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाया गया है। अब इस ग्राफ को बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक पात्र लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक पात्र लिया है और इस पात्र में हम अभिक्रियक को भर देते हैं। देखिए इस पात्र के अंदर अभिक्रियक के अणुओं को बनाया गया है। ये अभिक्रियक के अणु हैं। यहाँ पे आपको 3 प्रकार के अणु दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे आप रेड कलर में दिखाया गया है, फिर दूसरे अणु को ग्रीन कलर में, और कुछ अणु यहाँ पे आपको ब्लू कलर से दिखाए गए हैं। ये तीनों अलग अलग अभिक्रियक के अणु हैं। अब इस पात्र में ये अणु जो हैं ये इधर उधर अनियमित दिशाओं में गति करते हैं और गति करते हुए ये आपस में टकराते हैं। तो देखिए ये अणु जो हैं इसमें गति कर रहे हैं और इस गति के दौरान ये आपस में टकरा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब अभिक्रियक के अणु आपस में टकराते हैं तो उनसे उत्पाद का निर्माण हो सकता है। इस पात्र में ये अणु आपस में टकरा तो रहे हैं लेकिन उत्पाद का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे कारण क्या है कि उत्पाद का निर्माण नहीं हो रहा है, तो इसको भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। यदि आप उस सिद्धांत को नहीं देखे हैं, उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं और वो सिद्धांत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे जो अभिक्रियक के अणु हैं ये आपस में टक्कर तो कर रहे हैं लेकिन उत्पाद नहीं बन पा रहा है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि इनकी ऊर्जा अभी उतनी नहीं है कि ये उत्पाद बना पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक निश्चित ऊर्जा होने पर ही अभिक्रियक से उत्पाद बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास ऊर्जा बिल्कुल नहीं है, इनके पास ऊर्जा तो है लेकिन इतनी ऊर्जा नहीं है कि ये उत्पाद का निर्माण कर पाए। इस समय अभिक्रियक के अणुओं के पास जो ऊर्जा है इस ऊर्जा को हम कहेंगे औसत ऊर्जा। तो देखिए अब इस ग्राफ में आके आप समझ लीजिए। देखिए इस ग्राफ में एक अक्ष पे हम ये y अक्ष पे ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहे हैं और x अक्ष पे हम प्रदर्शित करेंगे अभिक्रिया निर्देशांक को। अभिक्रिया निर्देशांक मीन्स कि यह अक्ष ये प्रदर्शित करेगा कि अभिक्रिया कितनी हो रही है या नहीं हो रही है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये अक्ष अभिक्रिया के प्रोग्रेस को प्रदर्शित करेगा, जो x अक्ष है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे जब हमने ग्राफ बनाया है तो ग्राफ को हमने बिल्कुल 0 से नहीं शुरू किया है, बल्कि यहाँ से एक ऊर्जा की इतने मान से शुरू किया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कोई भी अभिक्रियक जब हम लेंगे तो उसमें कुछ न कुछ ऊर्जा तो होगी ही, क्योंकि उनका द्रव्यमान होगा और द्रव्यमान होगा तो ऊर्जा होगा। तो कभी भी किसी भी अभिक्रियक की ऊर्जा शून्य नहीं होती है, इसलिए हमको ग्राफ को यहाँ से शुरू करना पड़ा। और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊर्जा है जो कि अभी इन अणुओं के पास है और इसके होते हुए भी ये उत्पाद का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, इस ऊर्जा को हम कहते हैं अभिक्रियक की औसत ऊर्जा। देखिए ये जो ऊर्जा है यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम कहेंगे अभिक्रियक की औसत ऊर्जा। अब यहाँ पे औसत ऊर्जा का अर्थ ये है कि ये जो अभिक्रियक के अणु हैं इन सभी अणुओं की ऊर्जा बराबर नहीं है, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, और इसलिए इन सभी अणुओं की ऊर्जा को हम प्रदर्शित करेंगे इन सभी की ऊर्जा के औसत से। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है अभिक्रियक की औसत ऊर्जा। और इस ऊर्जा के बाद भी अभिक्रियक से उत्पाद नहीं बन पा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पात्र में अभिक्रिया हो, ये अभिक्रियक जो है उत्पाद का निर्माण करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पात्र को गर्म करना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने गर्म करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे जब हम इसको गर्म करते जाएंगे तो इनकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी और इनकी ऊर्जा बढ़ते बढ़ते यानी अभिक्रियक की अणुओं की ऊर्जा बढ़ेगी और ये ऊर्जा बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आएगा कि ये जो अभिक्रियक के अणु हैं ये सक्रिय हो जाएंगे, यानी कि एक्टिवेटेड हो जाएंगे। अब यहाँ पे सक्रिय होने का अर्थ क्या है कि अब ये प्रक्रिया करने के लिए तैयार हो चुके हैं, यानी कि अब इनके पास उतनी ऊर्जा आ चुकी है या उन्होंने इतनी ऊर्जा गेन कर ली है कि अब जब वो टकरा जाएंगे तो उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। तो जितनी ऊर्जा देकर हमने इनको सक्रिय कर दिया और उत्पाद निर्माण की आवश्यक ऊर्जा उनको दे दी, इसी ऊर्जा को हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। यानी कि देखिए औसत ऊर्जा तो पहले ही थी, अब हमने क्या किया, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ऊर्जा दिया है और इस ऊर्जा को हम कहेंगे सक्रियण ऊर्जा।
अब इतना ऊर्जा मिलने के बाद देखिए धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ा है, इस ग्राफ को भी आप समझ लीजिए, धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ा है, बढ़ते 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 ऊर्जा यहाँ पे आ गया है। और यह पॉइंट वह अवस्था है जहाँ पर अभिक्रियक के अणु सक्रिय हो चुके हैं और अब ये उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो ऊर्जा दिया गया है इसी को हम कहेंगे सक्रियण ऊर्जा, यानी कि अब हम परिभाषित कर सकते हैं सक्रियण ऊर्जा को। तो सक्रियण ऊर्जा को अब देखिए, अब जब अभिक्रियक के अणु टकराएंगे तो इनसे उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। तो सक्रियण ऊर्जा को हम परिभाषित करेंगे तो हम लिखेंगे अभिक्रियक अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक, देखिए औसत ऊर्जा तो पहले ही था, तो औसत ऊर्जा से अधिक वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रियक अणुओं के टकराने पर अभिक्रिया होने के लिए अणुओं में उपस्थित होना अनिवार्य है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो उम्मीद है आपको परिभाषा समझ में आ रहा होगा। एक बार ध्यान से देखिए, तो औसत ऊर्जा तो पहले थी, तो औसत ऊर्जा के बाद की जो ऊर्जा है, और इस ऊर्जा का काम क्या है कि यह ऊर्जा होने पर ही टकराने के बाद अभिक्रिया हो सकती है। कब होगी? जब सक्रियण ऊर्जा अभिक्रियक के अणुओं में उपस्थित हो। तो हमने परिभाषित किया अभिक्रियक अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक वह न्यूनतम ऊर्जा जो अणुओं के टकराने पर अभिक्रिया होने के लिए अणुओं में उपस्थित होना अनिवार्य है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। उम्मीद है कि आपको परिभाषा समझ में आई होगी सक्रियण ऊर्जा की। और सक्रियण ऊर्जा किसी अभिक्रिया की निश्चित होती है, यानी किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा निश्चित होती है। अलग अलग अभिक्रियाओं की अलग अलग सक्रियण ऊर्जा होती है, लेकिन किसी एक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा निश्चित होती है। और सक्रियण ऊर्जा को हम EA से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमने पहली टॉपिक पर ही सक्रियण ऊर्जा, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं अब देहली ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी हम इसी ग्राफ से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हमने पढ़ा था अभी तक कि ये अभिक्रियक के अणुओं की औसत ऊर्जा है जो उनके पास पहले से थी, लेकिन इनके होते हुए भी वो उत्पाद का निर्माण नहीं कर पा रहे थे। हमने उनको ऊर्जा दिया जो कि कहलाया सक्रियण ऊर्जा, और सक्रियण ऊर्जा मिलने के बाद वो इस पॉइंट पे आ गए, यानी कि अणु सक्रियित हो गए और अब वो उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो कुल ऊर्जा था, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो अभिक्रियक के अणुओं की कुल ऊर्जा है जो अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक है, इस कुल ऊर्जा को हम कहते हैं देहली ऊर्जा, या इंग्लिश में कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब अभिक्रियक के अणुओं के पास जब तक इतनी ऊर्जा नहीं होगी तब तक वो अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे। ये अलग बात है कि हमने ऊर्जा इतनी ही दी है, लेकिन इतनी उनके पास पहले से तो थी। तो कुल मिला के जो ऊर्जा होगी अभिक्रियक अणुओं के पास, उसको हम कहेंगे देहली ऊर्जा। यानी कि देहली ऊर्जा को हम परिभाषित करेंगे तो लिखेंगे ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो टक्कर के बाद अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक होती है, देहली ऊर्जा कहलाती है। यानी कि यह जो है ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है कि जो टक्कर होने के बाद अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक है। यदि इससे थोड़ा सा भी कम ऊर्जा रहेगा तो अभिक्रियक के अणु टकराएंगे तो, लेकिन अभिक्रिया नहीं हो पाएगी, अर्थात वे उत्पाद का निर्माण नहीं कर पाएंगे। कम से कम देहली ऊर्जा के बराबर उनके पास ऊर्जा होनी चाहिए, तभी वो उत्पाद का निर्माण कर पाएंगे। और इससे ज्यादा होने पर भी वो उत्पाद का निर्माण कर लेंगे, लेकिन इससे कम होने पर वो उत्पाद का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इस ग्राफ को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे अभिक्रियक के जो अणु थे वो प्रारंभिक अवस्था में थे, इनको हमने ऊर्जा दिया और इस अवस्था पर पहुंचा दिया। जैसे ही वो इस पॉइंट पर पहुंचेंगे वो उत्पाद का निर्माण कर देंगे, यहाँ पे उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। अब फिर ये ग्राफ क्यों नीचे आ रहा है, तो ये आप समझ लीजिए कि जब उत्पाद बनेगा तो उस समय उसकी ऊर्जा बहुत अधिक होगी, लेकिन धीरे धीरे उत्पाद जो होगा वो ऊर्जा को लूज करेगा, यानी कि ऊर्जा का जो होगा उसका ह्रास होगा और उसका स्थायित्व बढ़ता जाएगा। आप जानते हैं ऊर्जा की कमी होती है तो स्थायित्व बढ़ता जाता है। तो धीरे धीरे उत्पाद जो है ऊर्जा को लूज कर रहा है, यानी कि उत्पाद की ऊर्जा जो है कम हो रही है और उसका स्थायित्व बढ़ रहा है, और आते आते यहाँ तक अब उत्पाद पूरी तरह स्थायी हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि हर बार यहीं पे आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे, अभी हमको जरूरत नहीं है। तो ये ऊर्जा कहलाती है देहली ऊर्जा, और देहली ऊर्जा को हमने परिभाषित किया कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो टक्कर के बाद अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक होती है, देहली ऊर्जा कहलाती है।
अब यहाँ पे एक समीकरण हम लिख सकते हैं और हम लिख सकते हैं कि देहली ऊर्जा जो होती है वो बराबर होती है अभिक्रियक की जो औसत ऊर्जा होती है और प्लस सक्रियण ऊर्जा होती है। तो हम लिख सकते हैं देहली ऊर्जा बराबर औसत ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने पढ़ा सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, क्यों उसकी परिभाषा ऐसी होती है, और आपको याद भी हो गया होगा। देहली ऊर्जा भी समझ में आई होगी। यदि वीडियो से आपको लाभ होता है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको वीडियो से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे जरूर बताएं, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे